वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और लगातार कोरोना को लेकर हम ये बता रहे हैं कि वास्तव में धरातल पर क्या स्थिति है और उसी के लिए हम वहीं के अधिकारियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ एक खास मेहमान शीर्षद कपिल डीएम पूर्वी चंपारण बिहार से जुड़े हैं, क्योंकि ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर कोरोना की स्थिति बड़ी हुई थी काफ़ी, और शीर्षद कपिल के द्वारा लगातार वहां प्रयास किए गए और आज वहां स्थिति कुछ और है। शीर्षद कपिल के बारे में कहा जाता है कि लगातार फील्ड में बने रहते हैं और मधुर व्यवहार है इनका। बहुत सारे लोग इनके व्यवहार की तारीफ करते हैं। शीर्षद कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद। जी शीर्षद जी, क्योंकि पूर्वी चंपारण बड़ा ही क्षेत्र है और जिस तरह से कोरोना पूरे देश में फैला रहा है, ऐसे में आज हर जगह कोरोना की स्थिति धीरे धीरे कर कमजोर पड़ी है। तो ऐसे में पूर्वी चंपारण की स्थिति क्या है? ऑक्सीजन को लेकर वहां अब क्या स्थिति है? बेड को लेकर वहां क्या स्थिति है? क्योंकि जैसे ही बिहार की तरफ को हम कहते हैं कि जब बात जाती है तो ये कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वहां भी हालत बहुत ज्यादा बदतर थे। जी एक्चुअली पूर्वी चंपारण जिला जो है बिहार का सेकंड मोस्ट पॉपुलस जिला है, और अगर ज्योग्राफी वाइज देखेंगे तो ये थर्ड बिगेस्ट जिला है। तो निश्चित चैलेंज कोविड का बहुत बड़ा था यहाँ पे। और जो संक्रमण की स्थिति है, तो संक्रमण की स्थिति अप्रैल माह के एंड में काफी भयावह थी। अभी जो है संक्रमण कंट्रोल में आया है। इसमें हमने 13 लाख प्लस टेस्ट किया है। 1 मार्च से अब तक जो है अगर बात करेंगे तो 3,11,000 के करीब हमने टेस्ट किया है। अब संक्रमण क्योंकि ग्रामीण एरिया में थोड़ा सा बढ़ रहा है और उसको हम चेक कर रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट में काफी सुधार आया है, इन द सेंस कि बहुत कम हो गया है। अभी 1.39 पॉजिटिविटी रेट है पूर्वी चंपारण जिले का, और एक्टिव केस भी बहुत कम यहाँ पे देखने को अभी मिल रहे हैं। आज के डेट में जो है अराउंड जो है हमारे 700 एक्टिव केसेस है, जिनको मैक्सिमम होम आइसोलेशन में है, जिनको हम ट्रैक कर रहे हैं। संजय जी जी और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो टेस्टिंग की और वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है शीर्षद जी? ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो टेस्टिंग, जैसे मैंने बताया कि हमने अभी तक जो टेस्टिंग किया है 56.6% जो है, मतलब 1,76,000 ग्रामीण एरिया में टेस्टिंग किया है 1 मार्च 2021 से लेके अब तक। और अर्बन में हमने 43% किया है। और टोटल हमारे, मैंने जैसे कहा 13 लाख ये है हमने टेस्ट किए हैं। उसमें आरटीपीसीआर, ट्रूनेट और एंटीजन है। और एक्टिव केसेस की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण एरिया में हमारे 68% एक्टिव केसेस है। जैसे मैंने बताया कि ग्रामीण एरिया में अभी हम फोकस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ग्रामीण एरिया में फोकस होना भी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं शीर्षद जी। अगर हम देखें ब्लैक फंगस को लेकर भी बहुत सारी चेतावनियां दी जा रही है और वर्तमान में केस भी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो वहां पर ब्लैक फंगस को लेकर क्या स्थिति है? ब्लैक फंगस के 2 केसेस हमारे यहाँ रिपोर्ट हुए थे, एंड थैंकफुली 2 केसेस क्योर भी हुए हैं। जैसे एम्फोटेरिसिन बी दवाइयों की काफी कमी अन्य राज्यों में देखने को मिली है। बिहार इज अ गुड स्टेट इन दैट सेंस कि हमारे पास एम्फोटेरिसिन बी सरकारी व्यवस्था में ही मौजूद है और हम ट्रीट कर रहे हैं। और जो सीरियस क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उसके लिए एम्स पटना में जो है अलग से वार्ड बनाया गया है, तो वहां पे भी इनकी ट्रीटमेंट हो रही है। तो बाकी जो कॉजेज है ब्लैक फंगस के, उसके बारे में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जैसे शुगर का इशू है या स्टेरॉइड ज्यादा लेने का इशू है। अभी जो पता चला है कि जिंक टैबलेट्स भी जो ज्यादा ले रहे हैं उन लोगों को भी, या आयरन टैबलेट्स, उसको भी इश्यू हो रहा है। तो ये भी हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि जो है ये केसेस हमारे यहाँ बढ़े नहीं। संजय बिल्कुल शीर्षद जी, क्योंकि आपका ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा है, बड़ा क्षेत्र है आपका, बहुत सारे चैलेंज आपके सामने थे। एक बात, ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर व्यवस्थाओं की क्या स्थिति है? क्योंकि सभी लोगों का शहरों में आकर दवाई लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वहां पर आपके द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, कोविड-19 की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों ने 6 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स जो है हमारे सरकारी तंत्र के तहत तैयार किए गए थे, और प्राइवेट में भी इनिशियली 4 थे। अब आज के डेट में 6 हमारे तैयार हो गए हैं। क्योंकि जब पीक पीरियड आया था, जो मैं बता रहा हूँ, ये समय है लगभग 26 अप्रैल का से 5 मई के दौरान हमारे यहाँ पॉजिटिविटी रेट 10% प्लस हो गया था।
तो उस समय मेडिकल कॉलेजेस भी फुल हो गए थे, जहाँ पे हम रेफर करते थे, पटना हो या मुजफ्फरपुर हो या बेतिया मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ पे हमने यहाँ जी पे ही हमारे यहाँ बेड कैपेसिटी एनहांस की थी। 953 के करीब हमारे बेड्स थे, उसमें ऑक्सीजन बेड्स अराउंड जो है 600 प्लस हमने तैयार किए गए थे। और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ ट्रीटमेंट भी हुई है, जिसके कारण जो है यहाँ पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी अप्रिसिएशन मिला हमारे डीसीएससी को। तो एज सच कोई इशू नहीं है। तो ग्रामीण एरिया में पीएचसी लेवल पे भी हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उपलब्ध कराया है। एक होता है कि सिलेंडर के थ्रू आप ऑक्सीजन दे रहे हैं और कॉन्सेंट्रेटर्स के थ्रू, क्योंकि माइल्ड पेशेंट पीएचसी में ट्रीट करने का कोविड प्रोटोकॉल है, तो वो भी हमारे यहाँ पे तैयारी हो रही है। और एचआर के इश्यूज जैसे डॉक्टर, नर्सेस, एएनएम वगैरह, इनको जो रिक्रूट करना था वो भी हमने रिक्रूट कर लिया है। इवन अभी वैक्सीनेशन का काम भी जो है द्रुत गति से हम कर रहे हैं ग्रामीण एरिया में भी। अभी तक हमने 4 लाख प्लस जो है हमारे वैक्सीनेशन भी हुए हैं, फर्स्ट डोज सेकंड डोज मिला के। जी बिल्कुल। अच्छा शीर्षक जी, एक बात और बहुत खास यहाँ हो जाती है कि बहुत सारे श्रमिक बाहर से वापस आए, तो क्या कोई ऐसे आंकड़े आपके यहाँ हैं कि इतने श्रमिक हमारे यहाँ बाहर से आए, इतने लोगों को हमने आइसोलेशन किया, उसमें से इतने संक्रमित थे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने भी रही होगी। जी इस बार जो श्रमिक निश्चित आए वापस, लेकिन जो लॉकडाउन 1 था उसके कंपैरिजन में कम श्रमिक आए, क्योंकि लॉकडाउन 1 पूरे नेशनल लेवल पे एक साथ हुआ था। लॉकडाउन 2 जो इस साल जो है एक साथ नहीं हुआ था। परंतु जो मनरेगा योजना है, मनरेगा योजना के तहत हमारे यहाँ पे 50,000 प्लस लेबर्स को एंगेज किया गया है मास्टर रोल पे, जो श्रमिक बाहर से आए थे, और उनको रोजगार भी यहाँ पे कार्ड उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा नव परिवर्तन योजना, मुख्यमंत्री नव परिवर्तन योजना के तहत 5 यूनिट को 10-10 लाख हिसाब से उनको रोजगार देने के लिए हमने यहाँ पे स्कीम्स लाई है। उसमें से कुछ लोग कपड़ा क्षेत्र में काम करते हैं, कुछ लोग जो है सैनिटरी पैड्स भी बनाते हैं, तो ये उन लोगों को रोजगार देने के लिए ये योजना यहाँ पे शुरू की गई है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार योजना के तहत, मुद्रा लोन के तहत भी जो है हम इनको सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स हमने ऑपरेट किए थे वहां पे ब्लॉक में और अनुमंडल लेवल पे। जो श्रमिक आते थे ये हमने कंपलसरी नहीं किया था, क्योंकि हम टेस्टिंग करते थे, और जो लोगों को टेस्टिंग के दौरान रिजल्ट आने तक जो है हम वहां पे रखते थे, और तदोपरांत जो पॉजिटिव होते थे अगर उनका SpO2 ज्यादा है तो DCHC में रेफर करते थे, और उसके बाद जो है उनकी ट्रीटमेंट करते थे। और जो SpO2 लोगों का जिनका ज्यादा है, जिनका कम है वो DCHC में, जिनका ज्यादा है वो होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट होता था। हमारी मेडिकल टीम भी जो है उनके यहाँ जाती थी। जी शीर्षक जी, अभी एक और तीसरी लहर की बात हो रही है, वो सब जगह चर्चा भी चल रही है, भगवान ना करे ऐसी कोई लहर आए, लेकिन उसके लिए बच्चों को जिस तरीके की बातें कही जा रही है कि बच्चों के लिए वो हानिकारक हो सकती है, तो ऐसे में बच्चों को लेकर वहाँ क्या प्लानिंग आपके द्वारा की जा रही है, सरकार के द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं, और उसके लिए जो चाइल्ड वेंटिलेटर है उनकी क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी निश्चित ही जब भी ये वैक्सीनेशन होता है तो जो वायरस है वो म्यूटेट करता है और न्यू बॉडी को ढूंढता है कि जहाँ पे वो ग्रो कर सके या जो इम्पैक्ट कर सके। तो पीकू वार्ड्स जो है हमने बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा भी जो बच्चों का वैक्सीनेशन होता है और एंटीवायरल ड्रग्स अगर मानसून के पहले अगर हम देंगे तो निश्चित जो है बच्चों के लिए भी एक सुविधा हो जाएगी। परंतु राज्य स्तर से भी इस पे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्णय लिया जा रहा है। जैसे ही उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा अकॉर्डिंगली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे। एज इफ नाउ अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए भी जो है पेरेंट्स और उनके जो 18+ वालों को भी जो है हम सैचुरेट कर रहे हैं। एक बार हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तो नेचुरली आई होप कि वायरस इंसिडेंसेस भी जो है सोसाइटी से कम होंगे। जी बिल्कुल कम होने भी चाहिए, वैसे भी बहुत लंबा समय हो गया है इससे लड़ते लड़ते। शीर्षक जी, आप पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी हैं और बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ लगातार देख रहे हैं। कौन कौन सी चुनौतियाँ अभी बाकी है जिनसे आपको पार पाना है, और लगता है आपको कि ये कार्य होने से चंपारण के अंदर एक हम कहेंगे कि एक खुशनुमा एक शुरुआत होगी? जी चंपारण बेसिकली अहिंसा की धरती है और यहाँ के लोग जो है काफ़ी कर्मठ है, काफ़ी उद्यमी है। चैलेंजेस जो है अभी सबसे बड़ा चैलेंज बाढ़ का हमारे सामने खड़ा हुआ है।
क्योंकि लास्ट ईयर भी जी बाढ़ आई थी, और बाढ़ में कोरोना का रिस्पांस, कोविड रिस्पांस, मेडिकल रिस्पांस कैसे है, वो एक चैलेंज है। तो हम बाढ़ अफेक्टेड एरिया में अभी जो है हमारा वैक्सीनेशन बढ़ा रहे हैं। इवन बाढ़ अफेक्टेड एरिया जी के जो हमारे टीचर्स है, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स है, पुलिस एम्प्लॉइज है, उनको भी हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट चैलेंज हमारा ये रहेगा कि ये क्षेत्र एईएस और जेई के लिए भी जाना जाता है, जिसको चमकी बुखार बोलते हैं। जी 2019 में मुजफ्फरपुर में आपने देखा था थोड़ा केसेस आए थे, उसके अगर एडजेसेंट जिला है ये, तो यहाँ पे भी ये केसेस आते हैं, तो उसके लिए भी हम तैयार है। पॉपुलेशन वाइज थोड़ा सा संख्या ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो सबको रोजगार देना, सबको मेन लाइन सोसाइटी में लाना, ये भी एक चैलेंज हम देखते हैं। इसके अलावा जी अलग अलग सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जैसे आवास लोगों के पास होना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, इसके बाद रोजगार होना मनरेगा योजना है, इसके बाद जल जीवन हरियाली, नेचर को भी प्रिजर्व करना है, वाटर रिसोर्सेज को हमको मेंटेन रखना है। इसके अलावा भी शिक्षा विभाग के जो प्रोग्राम्स है, आईसीडीएस के जो प्रोग्राम्स है, समाज कल्याण विभाग के जो प्रोग्राम्स है, धरातल पे मोर इफेक्टिवली जी इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि कोविड के कारण कहीं ना कहीं सफर किए गए हैं ऑफिसेज भी, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है और 33% मैन पावर पे ही हम काम कर रहे हैं सरकारी। तो चैलेंज ये भी है कि जब ये लॉकडाउन हटेगा तो कैसे हम एफिशिएंटली काम करें, और जो भी विकास का 1 रुपया आता है वो 100% हम 1 रुपया धरातल पे लोगों के पास उसका कार्य योजना बना के अवतरित करें। ये मेन चैलेंज अभी एज ए जिला पदाधिकारी मैं महसूस कर रहा हूँ। जी बिल्कुल शीर्षद जी, अगर देखें तो क्योंकि आपका बड़ा क्षेत्र है, ऐसे में काला बाजारी की समस्या पूरे देश में रही है और बहुत ही हम कहेंगे कि लगातार बनी रही है। उसको लेकर बहुत सारी सरकारों ने, बहुत सारे अधिकारियों ने अपने स्तर से बड़ी बड़ी कार्रवाई भी की है। वहां पर क्या स्थिति है और आपके द्वारा क्या निर्देश इसमें दिए जा रहे हैं? देखो, कालाबाजारी अलग अलग फील्ड में होने की संभावना बनती है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, ये जब क्राइसिस एपिडेमिक है में दवाइयों की कालाबाजारी, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, जी तो रेमडेसिविर इंजेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने सदर अस्पताल से ही रखा, क्योंकि कुछ जिलों में हमको शिकायत मिली कि प्राइवेट मेडिकल स्टोर में दिया गया था, तो वहां से मार्केट में गया। सेकंड चीज, दवाई जब हॉस्पिटल में जाती है तो हम एक फोटो लेते हैं पेशेंट के साथ और उसका पर्सनली पूछते हैं उससे कि क्या आपको दवाई मिली या नहीं। सेकंड चीज, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स को रैंडम टीम बना के हम मेडिकल स्टोर्स में भेज रहे हैं ताकि ये कालाबाजारी रुके। सेकंड कालाबाजारी होता है कि मतलब क्योंकि ये जिला बॉर्डर जिला भी है, तो यहाँ खाद का भी कालाबाजारी के इश्यूज आते हैं। तो रक्सौल वगैरह जो एरिया है हमारे बॉर्डर एरियाज, वहां पे हमने रैंडमली जांच किया था 2-3 महीने पहले, लेकिन अब फिर से जो है हम ये जांच बढ़ाने जा रहे हैं। इसके अलावा अभी मई माह में खाद्यान्न जो है फ्री में दिया जा रहा है, एनएफएसए का, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, और उसके बाद प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत भी खाद्यान्न मिल रहा है, जो राशन कार्ड धारियों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसकी कालाबाजारी नहीं हो, उसका गबन नहीं हो, इसके लिए एक पब्लिक अपील भी हमारे स्तर से किया गया था, क्योंकि प्रति व्यक्ति 10 किलो का जो है अनाज मिलने जा रहा है। तो एमओ लोग है या बाकी फील्ड फंक्शनरीज है, उनको भी अलर्ट मोड में रखा गया है। यहाँ पे कंट्रोल रूम में भी हमारे नंबर हमने एक्टिव किया गया है। अभी भी शिकायतें आती है और तुरंत हम उसका निराकरण करने का प्रयास भी करते हैं। और ये मल्टी प्रॉन स्ट्रेटेजी है, जो कालाबाजारी इवन जो है होर्डिंग भी होता है, बहुत सारा सब्जी और फलों का दाम या किराना माल का दाम बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन उनको भी जो है हमारे इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जो शक्तियां दी गई है एसडीएम्स को और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को, कुछ लोगों पे कार्रवाई जरूर की गई है, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि व्यवहार परिवर्तन करना, क्योंकि कार्रवाई करने से इसके साथ साथ व्यवहार परिवर्तन, सुधार अगर लोगों में हो जाए तो वो ज्यादा बेटर अप्रोच है। तो इसी पे हम फोकस भी कर रहे हैं। धन्यवाद जी। शीर्षद जी, आपके प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो लगातार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे जिससे कि उनका हौसला बढ़े और वो और जोर शोर से कोरोना की इस लड़ाई में अपनी भागीदारी को बनाए रखें? जी। संदेश एक ही है कि खुश रहना चाहिए आदमी ने, और ये इट्स ड्यूटी, अगर ये कर्तव्य समझ के हम काम करेंगे तो इसका प्रेशर नहीं आएगा। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग परेशान हो गए, बहुत सारे लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। सभी लोगों के परिवार होते हैं, सभी लोग हैं, लेकिन अगर हम समाज को, अपने जिले को, अपने कार्य क्षेत्र को ही अपना परिवार समझेंगे तो निश्चित हम लोग जो है खुश भी रहेंगे
हमारी गुणवत्ता भी बरकरार रहेगी और लोगों के लिए जो काम करने का समाधान संतुष्टि है ये भी हम लोगों को प्राप्त होगा। तो एक टीम वर्क की तरह काम करना चाहिए। इसमें कमियां होगी, इसमें कुछ जगह पे प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, लेकिन अगर साथ मिलकर हम खड़े रहेंगे तो निश्चित वो समय भी, कठिन समय भी चला जाएगा। जैसे आज आप देख रहे हैं कि हमारा पॉजिटिविटी रेट जो है काफी कम हो रहा है, ये इसी का नतीजा है कि सभी लोगों ने टीम वर्क के साथ काम किया है। संजय जी। जी जी बिल्कुल। शीर्षद जी, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मैं नेटवर्क 10 को धन्यवाद देता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं चंपारण वासियों की तरफ से। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ शीर्षद कपिल जी, जिन्होंने बताया कि पूर्वी चंपारण के अंदर किस तरह से बहुत बड़ा जिला है और ये लगातार प्रयास कर रहे थे। इनकी हर ओर तारीफ भी हो रही थी कि इतने बड़े जिले को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल कार्य था, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और आज स्थिति वहाँ पर सामान्य की ओर बढ़ रही है। कहीं ना कहीं उनका कहना भी यही है कि हर चीज़ के लिए सहयोग हमारा भी होना चाहिए। हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें हाथ धोने चाहिए, हमें जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए, तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी से जीत सकते हैं। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।